राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद साधु राम में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सेल एंड बैटरी के बारे में आप चर्चा करते हैं। सेल क्या चीज़ है और सेल से ही बैटरी का निर्माण होता है, वो पूरी जानकारी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं सेल के बारे में। सेल क्या है? सेल का मतलब है रासायनिक क्रियाओं द्वारा सेल का काम है जी रासायनिक क्रियाओं द्वारा ईएमएफ उत्पन्न करना। सेल का काम क्या है? रासायनिक क्रियाओं द्वारा ईएमएफ उत्पन्न करना। सेल है क्या चीज? ये कोई बॉडी है या खोल है या कंटेनर है, या आप सेल के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो इसका जिक्र आएगा पात्र। ये क्या है? एक पात्र है। ये कांच का है, चीनी मिट्टी का है, किसका है? वो है पात्र। इसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है अलग अलग प्रकार का। जब आप अलग अलग प्रकार से सेल के बारे में पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कौन सी सेल में है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर क्या भरा होता है? इलेक्ट्रोलाइट। तीसरी चीज आती है, इसके अंदर दो छड़ होती है या कह सकते हैं दो प्लेट होती है। वो होती है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव। इन तीनों का ही काम है ईएमएफ उत्पन्न करना। काम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट का है ईएमएफ उत्पन्न करना। पात्र के अंदर डाला जाता है। इसके अंदर दो जो ये छड़ हैं, या आप कह सकते हैं ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, इनका काम है ईएमएफ को बाहर सर्किट में लेना। या बाहर जब ईएमएफ लेंगे तो इन इलेक्ट्रोडों के द्वारा लेंगे। ये इलेक्ट्रोड कौन से हैं? इसको आप एनोड बोल सकते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है या धनात्मक कहा जाता है, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को या नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। ये हो गया आपका। अब एनोड और कैथोड के बारे में आपको उलझना नहीं है। एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब इसके बारे में जब आप चर्चा कर ली, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया इलेक्ट्रोड, ये हो गया पात्र। तो अब सेल के अंदर क्या होगी? रासायनिक क्रियाओं के कारण ईएमएफ उत्पन्न हो गई और वो हमने बाहर ले ली। किस कारण होता है, क्या क्या चीज यूज हुई है, कौन कौन से सेल में क्या क्या है, उसके बारे में हम अब पूरी चर्चा करते हैं। सेल के बारे में हमने पढ़ लिया भी सेल क्या है? रासायनिक क्रियाओं द्वारा ईएमएफ उत्पन्न करना किसका काम है? सेल का है। दूसरा उसके अंदर आपने पढ़ा एक इलेक्ट्रोलाइट। सेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। वह क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें आयनों के प्रवाह के कारण आयनों के प्रवाह के कारण उसकी संरचना में परिवर्तन होता है तथा छोटे छोटे अवयव में विभक्त होता है। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ क्या है, उसकी पूरी परिभाषा ये रही आपकी। इलेक्ट्रोलाइट के कारण ही, जब इलेक्ट्रोलाइट में ही प्रक्रिया होती है या रासायनिक अभिक्रिया होती है, तभी ईएमएफ उत्पन्न होती है। तो आपने पढ़ लिया सेल क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक क्रियाओं द्वारा ईएमएफ उत्पन्न करता है। किस कारण करता है? उसके अंदर एक चीज आती है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वह पदार्थ जिसमें आयनों के प्रवाह के कारण उसकी संरचना में परिवर्तन होता है तथा वह छोटे छोटे अवयवों में विभक्त होता है। वो क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। उसके बाद आपने चर्चा करी एक पॉजिटिव नेगेटिव की। वो क्या चीज है? वो है जी आपके इलेक्ट्रोड।
अब इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका पॉजिटिव, दूसरा है आपका नेगेटिव, यानी एनोड इलेक्ट्रोड और कैथोड इलेक्ट्रोड। ये हो गया आपके दो इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर फिर हो गया इलेक्ट्रोड। और पात्र आपका किसका बना होगा वो आप सेल के अलग अलग प्रकार पढ़ोगे तब पढ़ोगे। अब इसके बाद बात आती है, फैराडे ने दो नियम दिए इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, यानी इलेक्ट्रोलाइट में कैसे द्रव्यमान में वृद्धि होती है और कैसे द्रव्यमान में कमी होती है और किसके समानुपाती होता है। तो फैराडे ने दो नियम दिए इलेक्ट्रोलाइट पर। फैराडे ने कितने नियम दिए? तो दो नियम दिए। फैराडे क्या कहते हैं? एक तो इनको कहते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए? फैराडे ने, अपने ही नाम पर रख दिया। कब दिए? 1833 ईस्वी में। कब दिए? 1833 ईस्वी में। कितने नियम दिए? तो आपके आ जाएंगे दो। पहला नियम क्या कहलाता है? पहला नियम क्या कहता है फैराडे का? किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में इलेक्ट्रोडों के द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन ये इसकी पूरी परिभाषा है। क्या है? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम दो दिए गए, 1833 ईस्वी में दिए गए। पहला नियम क्या कहलाता है? किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में इलेक्ट्रोडों के द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन विद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती होता है। यानी जो इलेक्ट्रोडों में द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, यानी जो बढ़ता है या घटता है, वो उसमें प्रदान की गई विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी अगर विद्युत धारा बढ़ाई जाएगी तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। कौन सा, कब बढ़ता जाएगा, वो भी इन्होंने बताया। किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में इलेक्ट्रोडों के द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है और विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है और इलेक्ट्रोडों में द्रव्यमान इलेक्ट्रोडों के द्रव्यमान या इलेक्ट्रोडों में पदार्थ एनोड से कैथोड की तरफ फैराडे का पहला नियम क्या कहता है? किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में इलेक्ट्रोडों के द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन उसमें प्रदान की गई विद्युत धारा के समानुपाती होता है और इलेक्ट्रोडों के पदार्थ में जो है एनोड से कैथोड की तरफ जमना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रोडों में पदार्थ क्या है? इलेक्ट्रोडों में पदार्थ एनोड से यानी पॉजिटिव वे से नेगेटिव की तरफ जमना शुरू कर देते हैं। इसके कारण क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव है तो आप क्या लिख सकते हैं?
नेगेटिव इलेक्ट्रोड का या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रोडों में पदार्थ का कहाँ आते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव का या कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। और वो कैसे बढ़ेगा? वो इस नियम में बताया जा रहा है कि विद्युत धारा के समानुपाती होगा, प्रदान की गई विद्युत धारा के समानुपाती होगा। कौन होगा? द्रव्यमान। एम समानुपाती किसके होगा? आई टी के। अब आई क्या है? धारा। टी क्या है? समय। तो एम समानुपाती होगा आई टी, या अपा लिख सकते हैं एम बराबर आई टी, या एम बराबर जेड आई टी। क्या लिख सकते हैं? एम बराबर जेड आई टी। अब जेड क्या है? जेड है जी रासायनिक तुल्यांक। जेड क्या है आपका? रासायनिक तुल्यांक। इंग्लिश में मैं बात करूं तो इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी जेड इसका प्रतीक है रासायनिक तुल्यांक का। और जेड बराबर क्या होता है आपका, या रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होता है आपका? एम बटे आई टी। एम को आप क्या बोलते हैं? मास, यानी द्रव्यमान। यहां क्या लिख सकता हूं? द्रव्यमान बटे में आई टी। आई टी क्या है आपका? आवेश। धारा गुणा में समय, धारा गुणा में समय यानी आवेश। तो आवेश की इकाई क्या है? कूलाम। और द्रव्यमान की इकाई ग्राम। तो जेड का मात्रक क्या हो गया? जेड बराबर मात्रक क्या हो गया इसका? ग्राम बटे कूलाम। ये हो गया विद्युत अपघटन के फैराडे का पहला नियम। क्या हो गया? एम समानुपाती आई टी। क्या हो गया? एम समानुपाती आई टी। एम समानुपाती आई टी हो गया। अब दूसरा नियम क्या कहता है? फैराडे ने दो नियम दिए। दूसरा नियम है दूसरा नियम की परिभाषा क्या है? समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। दूसरा नियम क्या कहता है? रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। दूसरा नियम क्या कहता है? अगर समान समय में समान विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जाए तो द्रव्यमान में होने वाला परिवर्तन रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। रासायनिक तुल्यांक को अपन क्या लिखा था? Z, और द्रव्यमान को हमने क्या लिखा था? M, यानी M1 समानुपाती Z1, M2 समानुपाती आपका क्या हो जाएगा? Z2। तो दूसरा नियम क्या कहता है? रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। कौन होगा? द्रव्यमान, जब समान समय में समान धारा प्रवाहित की जाएगी। इसके बाद बात आती है आपकी सेल के बारे में। दोबारा आप सेल पर आ जाते हैं। सेल क्या है? रासायनिक क्रियाओं को ईएमएफ में बदलता है। अब सेल काम कहां आता है, या सेल का उपयोग क्या है? सेल के
उपयोग। नंबर 1 है सेल के उपयोग। सेल के उपयोग नंबर 1 है विद्युत रंजन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विद्युत रंजन पहला काम क्या है सेल का? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विद्युत रंजन, विद्युत रंजन क्या है? विद्युत रंजन का मतलब है एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। विद्युत रंजन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। और ये कार्य कब किया जाता है या कैसे किया जाता है? डीसी के द्वारा किया जाता है। तो सेल में क्या है? डीसी है। यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? डीसी द्वारा। कैसे किया जाता है? आपने पढ़ा होगा कि जब पहला नियम पढ़ रहे थे कि द्रव्यमान में जब बढ़ोतरी होगी या द्रव्यमान में जब परिवर्तन होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जमना शुरू कर देते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जमना शुरू कर देते हैं। तो जो नेगेटिव की तरफ हमें जो जिसके ऊपर परत चढ़ाना है उसको नेगेटिव पे रख देंगे, और जो परत चढ़ानी है उसको पॉजिटिव पे रख देंगे। और उसमें अगर आवेश प्रवाह करेंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जमना शुरू कर देगी, यानी उसकी परत नेगेटिव पर चढ़ जाएगी। दूसरा क्या होगा आपका? विद्युत मुद्रण, यानी इलेक्ट्रोटाइपिंग। तीसरा काम क्या है? धातु शोधन, यानी रेक्टिफिकेशन। चौथा है धातु में से अशक्त को बाहर निकालना। ये एक ही चीज है, धातु शोधन, विद्युत मुद्रण, विद्युत रंजन और ईएमएफ निर्माण में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि सेल का काम क्या है? ईएमएफ का निर्माण करना। पांचवा है जी आपका कैपेसिटर निर्माण। सेल का पांचवा प्रयोग कौन सा है? वो है जी आपका कैपेसिटर निर्माण में। अब ये पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर निर्माण में है तो कौन सा कैपेसिटर बनेगा और कैसे बनेगा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। एक हो गया आपका इलेक्ट्रोटाइपिंग, एक हो गया आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक हो गया आपका इलेक्ट्रो रेक्टिफिकेशन, और एक आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रो एक्सट्रैक्शन बोलते हैं उसको, एस को बाहर निकालना। कैपेसिटर निर्माण में कौन से कैपेसिटर सेल से निर्माण किया जाता है? तो कैपेसिटर निर्माण कौन से? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में। सेल से कौन से कैपेसिटर बनाए जाते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में ये डीसी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी डायरेक्ट करंट में ये डीसी में प्रयोग होते हैं। इसकी तीसरी बात मैं लिखूं तो यह ध्रुवित संधारित्र होते हैं। ध्रुवित का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, संधारित्र का मतलब कैपेसिटर। यह ध्रुवित संधारित्र है होते हैं। चौथा पॉइंट इसका है इनका जीवन काल कम तथा अक्षमता या दक्षता ज्यादा होती है। या ईएमएफ लिख सकते हैं। क्या है? कैपेसिटर निर्माण में सेल का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में होता है, यह डीसी में यूज होता है, यह ध्रुवित संधारित्र है। ये क्या है? क्षमता या दक्षता कह सकते हैं ज्यादा होती है, यानी ईएमएफ ज्यादा प्रदान करता है। इनका जीवन काल कम होता है। किनका? इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का। इसके बाद आपने पढ़ लिया कैपेसिटर के निर्माण। अब हम चर्चा करेंगे
सेल के प्रकार। सेल के प्रकार, पहला हो गया आपका प्राइमरी सेल, दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी सेल। सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पहला प्राइमरी सेल, दूसरा है आपका सेकेंडरी सेल, यानी प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर क्या है वो आप जानकारी लेते हैं। पहला है ये क्या है? सस्ते होते हैं। पहला पॉइंट क्या है? सस्ते होते हैं। कौन से? प्राइमरी सेल। ये क्या है? महंगे होते हैं। आकार बड़ा, इनका आकार क्या होता है? सेकेंडरी सेल का आकार छोटा होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के बीच में आप अंतर पढ़ रहे हैं, तब पता चल जाएगा प्राइमरी सेल कहाँ यूज होते हैं और सेकेंडरी सेल कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। ईएमएफ कम, ईएमएफ क्या होती है? ज्यादा। मेन जो पॉइंट है वो होता है प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के बीच में अंतर है कि प्राइमरी सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता और सेकेंडरी सेल को चार्ज किया जा सकता है। सबसे पहले मैं अगर लिखूं तो प्राइमरी सेल रासायनिक ऊर्जा को ईएमएफ में बदलता है या विद्युत में बदलता है। प्राइमरी सेल क्या करता है? रासायनिक क्रिया द्वारा ईएमएफ उत्पन्न करता है या रासायनिक ऊर्जा को ईएमएफ में बदलता है या विद्युत में बदलता है, रासायनिक क्रिया को। ये क्या करता है? सेकेंडरी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, फिर रासायनिक को विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, फिर रासायनिक को विद्युत में। अब हमने लिखा रासायनिक ऊर्जा को ईएमएफ में बदलता है, यानी एक बार हमने यूज कर लिया उसके बाद हम इसको यूज नहीं कर सकते। किसको? प्राथमिक सेल को। तो मैं यहां लिख सकता हूं प्राइमरी सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता, चार्ज नहीं होते। और सेकेंडरी सेल में हमने लिखा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, यानी दोनों क्रियाएं हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं चार्ज किया जा सकता है। चार्ज होते हैं। तो अब चार्ज होते हैं और ये चार्ज नहीं होते, तो ये क्रिया हो गई, इसको बोल सकते हैं अनुक्रमणीय अभिक्रिया। प्राइमरी सेल में क्या होती है? अनुक्रमणीय अभिक्रिया, और सेकेंडरी सेल में क्या होती है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय का मतलब है दोनों तरफ काम हो रहा है, यानी पहले विद्युत दे रहा है रासायनिक ऊर्जा से और फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है, यानी दोनों तरफ क्रियाएं हो रही है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुक्रमणीय अभिक्रिया यानी एक बार रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है
लेकिन बाद में ये कोई काम का नहीं है, इसको चार्ज नहीं किया जा सकता। प्राइमरी सेल सस्ते होते हैं, सेकेंडरी सेल महंगे होते हैं। प्राइमरी सेल की ईएमएफ कम होती है, सेकेंडरी सेल की ईएमएफ ज़्यादा होती है। प्राइमरी सेल का आकार छोटा होता है और सेकेंडरी सेल का आकार बड़ा होता है। तो दोनों के बीच का अंतर हमने जान लिया। अब अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी का। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ जानेंगे प्राइमरी सेल के बारे में, प्राइमरी सेल के बारे में। तो प्राइमरी सेल में पहला सेल कौन सा आता है आपका? पहला सेल आता है जी वोल्टा या वोल्टाइक सेल। वोल्टा या वोल्टाइक सेल कौन सा सेल है? प्राइमरी सेल है या प्राथमिक सेल है। कब बना? तो 1800 ईस्वी में। किसने बनाया? तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। अब ये सेल है कौन सा? सेल का मैंने बता दिया, एक पात्र होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जो प्राथमिक सेल है या वोल्टा जो सेल है, इसके पात्र को क्या कहा जाता है? वोल्टामीटर। इसके पात्र को क्या कहा जाता है? वोल्टामीटर। दूसरा आप इसमें पढ़ोगे भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एनोड किसका बना होता है? तो वो बना होता है आपका तांबा यानी कॉपर, Cu का। फिर बात आती है आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की यानी कैथोड की, वो बना होता है आपका जस्ता यानी जिंक का। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिंक का है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तांबे का, और पात्र को क्या कहते हैं? वोल्टामीटर। और इस सेल का प्रयोग है वो नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता वो मैं आपको बता देता हूं। अगर इसके बारे में आप पढ़ेंगे, हमने बता दिया, पहले मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर हमने तीन चार चीजें जाननी। एक पात्र किसका है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसका, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका है, काम किस आता है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? तो वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट है जी आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। कौन सा है? सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। कौन सा है आपका? सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। अब ये यूज क्यों नहीं किए जाते? कोई ना कोई इनके अंदर फॉल्ट है तभी यूज नहीं किए जाते। तो वो दो दोष हैं, वो कौन कौन से दोष हैं? तो प्राइमरी सेल या वोल्टा नामक सेल में दो दोष हैं। कौन कौन से? वो आप चर्चा करते हैं। पहला है जी आपका लोकल एक्शन। स्थानीय क्रिया। लोकल एक्शन या स्थानीय क्रिया, पूरी परिभाषा में अगर बताऊं तो लोकल एक्शन या स्थानीय क्रिया किस में होती है? तो लोकल एक्शन या स्थानीय क्रिया आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड में होती है, जो कि जिंक का बना होता है। जिंक का बना होता है इस कारण होती है क्योंकि जिंक के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती है, जिसके कारण धारा प्रवाह में क्या है? अवरोध आता है या धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। इस कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाता। क्या है? आप पहले लिख सकते हैं लोकल एक्शन या स्थानीय क्रिया किस में होती है? वो होती है जी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर होती है। लोकल एक्शन या स्थानीय क्रिया किस पर होती है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर होती है। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर क्यों होती है? क्योंकि यह जिंक का बना होता है, जिंक का बना होता है। और जिंक में क्या होती है आपकी, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं बार बार, क्योंकि ऐसे तो लिखते जाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। जिंक में क्या है आपकी? अशुद्धियां मिली होती है। उन अशुद्धियों के कारण क्या होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो धारा में अवरोध आ जाता है, या नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर क्या है? धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने लग जाती है, जिसके कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो जिंक का बना होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर होती है। इसका निवारण क्या है? जिंक पर क्यों होता है? अशुद्धियां
मिली होने के कारण, क्या है, जिंक में अशुद्धियां मिली होने के कारण। अब इसका निवारण क्या है? निवारण है जी, जिंक के ऊपर या जस्ते के ऊपर, जिंक के ऊपर पारे की परत चढ़ाकर तो लोकल एक्शन या स्थानीय क्रिया को कैसे कम किया जा सकता है? जिंक के ऊपर पारे की परत चढ़ाकर, जिंक के ऊपर पारे की परत चढ़ाकर। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को अमलगमेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? अमलगमेशन कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया को? जिंक के ऊपर पारे की परत चढ़ाना। इस क्रिया को या इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अमलगमेशन। तो ये आपका हो गया लोकल एक्शन, जो फॉल्ट था किसमें? प्राइमरी वोल्टा नामक आपके सेल में। दूसरा फॉल्ट आपका क्या है? दूसरा फॉल्ट है जी आपका ध्रुवाच्छेदन या पोलराइजेशन। अब ध्रुवाच्छेदन या पोलराइजेशन किस में होता है? तो ये होता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। किस में होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में किस कारण होता है? क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर आपके हाइड्रोजन के बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन के बुलबुले बनने से क्या होता है? आपकी धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। और उसमें क्या था? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर था। तो ध्रुवाच्छेदन या पोलराइजेशन किस पर होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन के छोटे छोटे बुलबुले बनना ध्रुवाच्छेदन का कारण बनता है। जिससे धारा प्रवाह में विरोध उत्पन्न होता है। ये मैंने पूरी परिभाषा लिख दी। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर पोलराइजेशन जो क्रिया है वो होती है, या दोष है, वो फॉल्ट है, वो पड़ता है। किस पर पड़ता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन के छोटे छोटे बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण क्या है? धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। और इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है आपका? जैसे निवारण किससे किया जाता है? तो निवारण किया जाता है जी सरंध्र पात्र का प्रयोग करके। सरंध्र पात्र या पोर स्पॉट का यूज करके। अब पोर स्पॉट का यूज कैसे किया जाता है? किस में होता है ये पोलराइजेशन? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में होता है। तो कंटेनर के अंदर क्या है, या आपके खोल है या पात्र के अंदर एक और पात्र रखा जाता है, जिसे पोर स्पॉट या सरंध्र पात्र बोला जाता है। सरंध्र पात्र में क्या है आपका? MnO2 का प्रयोग किया जाता है। सरंध्र पात्र में क्या है आपका? MnO2 का प्रयोग होता है। MnO2 का मतलब है ये क्या है? गैस के बुलबुले नहीं बनने देता। कौन सी का? हाइड्रोजन का, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकलते हैं और वो धारा को अवरुद्ध करते हैं। तो पोलराइजेशन आपने पढ़ लिया, ध्रुवाच्छेदन। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जो निवारण हुआ है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आप लिख सकते हैं कौन सी अभिक्रिया को? जो निवारण हुआ है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को डाइपोलराइजेशन, डाइपोलराइजेशन कहते हैं। तो आपने दो प्रकार के ये दोष पढ़ लिए, ये फॉल्ट पढ़ लिए, जिस कारण इन सेल का प्रयोग नहीं किया जाता।
इसके बाद आपके प्राथमिक सेल के आगे की चर्चा करें तो वो आता है आपका डैनियल सेल। डैनियल सेल आपका जिक्र आता है डैनियल सेल के बारे में। तो डैनियल सेल का जो पात्र है वो आपका तांबे का बना होता है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। तो डैनियल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं पात्र किसका बना होता है आपका, तांबा यानी कॉपर का, तांबा यानी कॉपर का। तांबा यानी कॉपर का। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तांबे का, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिंक या आपका कह सकते हैं जस्ता। ये कौन सा हो गया आपका डैनियल सेल। डैनियल सेल का पात्र तांबे का होता है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका जिंक या जस्ते का बना होता है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका CuSO4, CuSO4 या लिख सकते हैं आपका कॉपर सल्फेट। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट, या इसको और बोला जाता है नीला थोथा। तो प्राइमरी सेल में जब हम पढ़ रहे हैं तो डैनियल सेल का जिक्र आता है। डैनियल सेल का पात्र तांबे का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका जिंक का बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट या नीला थोथा का होता है। यूज, डैनियल सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रयोगशाला में या वर्कशॉप में। ये आपने डैनियल सेल के बारे में पढ़ लिया। डैनियल सेल के बाद जिक्र आता है आपका प्राइमरी सेल में लेक्लांची सेल का। किसका, लेक्लांची सेल का। कौन से सेल का, लेक्लांची सेल। लेक्लांची सेल, लेक्लांची सेल का सबसे पहले बात करूं तो पहला अक्षारीय सेल। लेक्लांची सेल क्या है आपका, पहला अक्षारीय सेल है, और इसका पात्र कांच का बना होता है। लेक्लांची सेल पहला अक्षारीय सेल है, इसका पात्र कांच का बना होता है। दूसरा उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बन का। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जस्ता या जिंक का। और लेक्लांची सेल में आपका इलेक्ट्रोलाइट लेक्लांची सेल में आपका इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड को बोल सकते हैं नौसादर। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा प्रयोग किया जाएगा, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। किस में, लेक्लांची सेल में। और लेक्लांची सेल की EMF है वो होती है आपकी 1.46 वोल्ट। और इसका आंतरिक प्रतिरोध की बात करें वो होता है आपका 1 से 5 ओम। 1 से 5 ओम किसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, लेक्लांची सेल का। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, संचार लाइन में। लेक्लांची सेल पहला अक्षारीय सेल है जो रुक रुक कर EMF प्रदान करता है, इसलिए इसका प्रयोग संचार लाइन में किया जाता है। प्राइमरी सेल में इसके बारे में पढ़ने के बाद आपका अगला जिक्र आता है जी ड्राई सेल या शुष्क सेल। कौन सा, ड्राई सेल या शुष्क सेल। ड्राई सेल कौन सा है, शुष्क सेल। जो आप घरों में, रेडियो में, टीवी के रिमोट में और खिलौनों में प्रयोग करते हैं वो है आपका ड्राई सेल या शुष्क सेल।
तो उसके बारे में पढ़ें तो पहले उसका पात्र जो जिंक का बना होता है और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। तो ड्राई सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका हो गया? कार्बन का। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिंक या जस्ते का। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइट की। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक लुगदी के रूप में होता है या पेस्ट के रूप में होता है। किसमें? ड्राई सेल में। तभी तो इसको बोला जाता है शुष्क, पाउडर के रूप में होता है। कैसे होता है? ये कार्बन है, ये तो एक छड़ होती है बीच में, जो सेल देखा होगा आपने, उसमें एक छड़ होती है पतली सी, वो होती है कार्बन की। और उसकी बॉडी जो बाहर अपने सिल्वर कलर की होती है, सिल्वर कलर की जो होती है वो होती है जिंक की, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करती है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? NH4Cl प्लस आपका POP और एक हो गया आपका ZnCl2। ये 3 प्रकार के इसमें इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के रूप में तैयार किए जाते हैं। किसमें? ड्राई या शुष्क सेल में। NH4Cl मैंने आपको बता दिया, अमोनियम क्लोराइड। POP प्लस जिंक क्लोराइड। ये क्या है? एक लुगदी के रूप में तैयार करके सेल को तैयार किया जाता है। इस सेल की EMF कितनी होगी? वो होती है जी 1.5 वोल्ट या 1.5 वोल्ट। किसकी? ड्राई या शुष्क सेल की EMF कितनी होती है? तो वो होती है 1.5 वोल्ट। अब शुष्क सेल जो है वो कई प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर शुष्क सेल 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका D, दूसरा होता है आपका C प्रकार का, और तीसरा होता है आपका AA प्रकार का, और चौथा होता है आपका जी AAA प्रकार का। D प्रकार का यानी बड़ा आकार, बड़े आकार के शुष्क सेल अगर बड़े आकार के है तो उस पर D लिखा हुआ मिलेगा। मध्यम प्रकार के या बीच का साइज है तो उसका मिलेगा C लिखा हुआ मिलेगा, मध्यम आकार के। अब AA है, उसका प्रयोग खिलौनों या सर्च लाइट या आपका दीवार घड़ी में किया जाता है। खिलौनों या सर्च लाइट या दीवार घड़ी में किया जाता है। AAA प्रकार का जो आपका सेल है वो रिमोट के अंदर प्रयोग किया जाता है। जो टीवी के रिमोट आपने देखे होंगे उनके अंदर जो सेल है वो शुष्क सेल है, और वो कौन से हैं? AAA प्रकार के हैं। ये आकार के आधार पर बांटे गए हैं। तो इनका आकार के आधार पर बांटने के साथ साथ आपको इनका प्रयोग भी पता चल गया, यानी खिलौनों में, सर्च लाइट में, दीवार घड़ी में और रिमोट में। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का इसको लुगदी के रूप में इसका इलेक्ट्रोलाइट हो गया। 1.5 वोल्ट इसकी EMF हो गई। अब इसके बाद में आपका आता है जी मरकरी सेल। मरकरी सेल, मरकरी सेल में क्या है? पात्र जो है वो आपका जिंक का होता है या जस्ते का होता है। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बात करें और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की बात करें तो जो मरकरी सेल जिंक का बना हुआ है, पात्र जो जिंक का बना हुआ है, वही नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में मैं लिख देता हूं जिंक, और यहां पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में मरकरी सेल किसका होता है? तो HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का होता है। मरकरी सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का होता है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें KOH यानी पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रो
ऑक्साइड। क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पढ़ लिया आपने, और इसका पात्र है जिंक का पढ़ लिया। अब ये सेल होते कौन से और कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तो आपने देखा होगा कलाई घड़ी में या छोटे कैलकुलेटर में आपने देखा होगा एक सिल्वर कलर का सेल होता है, बिल्कुल पतला सा, वो होता है आपका मरकरी सेल। उसके अंदर आपकी दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी ये सेल है जो इस प्रकार का है, इसके अंदर दो प्लेटें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होगी आपकी मर्क्यूरिक ऑक्साइड की और नेगेटिव होगी आपकी जिंक की। बीच में जो आपको ये निशान दिखाई दे रहा है, ये जो है इसको बोलते हैं सेपरेटर। सेपरेटर हिंदी में बोल रहे हैं तो पृथककारी। पृथककारी या सेपरेटर का काम है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों को या पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोडों को शॉर्ट होने से बचाना। किसका काम है? सेपरेटर का या पृथककारी का। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? मरकरी सेल का। मरकरी सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका कलाई घड़ी और आपका कैलकुलेटर। कलाई घड़ी और कैलकुलेटर में आपका जो सेल है वो कौन सा है? मरकरिक सेल है। इसके बाद आपका प्राइमरी सेल के बारे में और कुछ बचता नहीं है। बाकी जो बचा है सेकेंडरी सेल, उसके बारे में आप चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।